आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है फैसल शेख और आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है आईएसओ सर्टिफिकेशंस। आईएसओ सर्टिफिकेशंस में एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड में क्या फ़र्क है वो आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आईएसओ की बेसिक्स क्या हैं, आईएसओ कैसे स्टार्ट किया गया, इसका मकसद क्या है और इसका जो ओरिजिन कंट्री है वो क्या है जहाँ से इसको मैनेज किया जाता है। आईएसओ सर्टिफाइड बनकर यानी कि एलएसी लीड ऑडिटर कोर्स करने के बाद आप कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर पाते हैं और उसी के साथ साथ अगर आपका इदारा आईएसओ सर्टिफाइड होना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है, और अगर आप आईएसओ सर्टिफाइड हो जाते हैं, आपका इदारा हो जाता है तो फिर उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज के इस सेशन में हम तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे जो कि आईएसओ से रेलेवेंट है। आज के इस सेशन को कोलैबोरेशन में पेश किया जा रहा है जिसमें हमारे पास CIT सेंटर्स इस्लामाबाद है, मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कराची और उसी के साथ साथ BHAV कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो आइए सेशन को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं विद माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ फैसल एंड शेख। I'm the CEO and founder of BHAV Consultants Private Limited और इसी के साथ साथ I'm the head of the training department of TCUT पाकिस्तान, जो कि कॉपरेशन पार्टनर है टुवनोट जर्मनी का पाकिस्तान के अंदर। यानी कि पाकिस्तान में जितने भी LAC कोर्सेज टुवनोट की तरफ से करवाए जाते हैं जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं वो हम लोग यहाँ पर लीड कर रहे हैं। बाय प्रोफेशन आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड आई हैव सम बैकग्राउंड ऑफ IT। उसके अलावा मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह हम 19 साल से रन कर रहे हैं और उसके अलावा 13 साल से आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एज वेल। I am certified from International Institute of Business Analysis IIBA Canada and I also had some sessions there as a trainer as well. उसके अलावा I'm the lead auditor ISO certified from NILAD, which is National Institute of Labor Administration Training, which is a government of Sindh department, and also a gold medalist on SDGs from Sindh government. I'm as SDG consultant and a policy maker and a trainer as well. I'm a member of FPCCI and a KCCI as well. So session को officially start करते हैं और ये देखते हैं कि आज का जो हमारा एजेंडा है सेशन का वो क्या है। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ISO का, उसके बाद उसकी जो ओवरव्यूज़ हैं वो, और उसके बाद हम जो बेस ISO स्टैंडर्ड है जिसको आप 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम या 9001 QMS भी कहते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे। फिर ISO सर्टिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ISO का जो LAC कोर्स है, जो लीड ऑडिटर कोर्स है, वो करने के बाद हम कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशंस में क्या फ़र्क होता है और दोनों के बेनिफिट्स में कितना फ़र्क है, हमें क्या दोनों करना चाहिए, कोई एक करना चाहिए, अगर दोनों करते हैं तो कहाँ से शुरू करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ हम उन पाथवेज़ को डिस्कस करेंगे जो कि BHAV कंसल्टेंट्स इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। तो सबसे पहले ISO को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ISO की जो एब्रीवेशन है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंटल और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि जिनेवा में यानी कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर मौजूद है और बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस और मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के लिए, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड स्टैंडर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहला जो इनका एजेंडा है वो ये कि वो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। जो भी स्टैंडर्ड होते हैं वो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए होते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए होते हैं और ट्रस्ट को डेवलप करने के या ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए होते हैं अक्रॉस द इंडस्ट्रीज़ एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो क्वालिटी चाहे वो किसी प्रोडक्ट की हो या चाहे वो किसी सर्विस की हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई मोबाइल है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी मोबाइल हो कहीं पे भी बन रहा हो, तो उसकी क्वालिटी को बैलेंस रखने के लिए, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने के लिए ये ISO स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। अब चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आपका मैट्रेस हो, चाहे वो पिलो हो, चाहे वो कोई पब्लिशिंग कंपनी हो और वहाँ पे वो बुक प्रिंट करती हो, उसकी इंक की क्वालिटी, उसके पेपर की क्वालिटी, और उसके अलावा प्रिंटर्स हों,
पेपर्स हो, पेंसिल हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, मैनेज करने के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने के लिए इन स्टैंडर्ड्स को बनाया गया। और अगर वो सर्विस है, फॉर एग्जांपल कोई कंसल्टेंसी सर्विस है, ट्रेनिंग है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जा रहा है, या व्हाटएवर, वो कोई भी सर्विस हो सकती है, तो उस सर्विस को मैनेज करने के लिए, उसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देने के लिए इन स्टैंडर्ड्स को बनाया गया। अब आ जाती है बात सेफ्टी की। तो जब भी कोई प्रोडक्ट डेवलप हो रहा होता है तो वहाँ पे मशीन्स भी यूज़ हो रही होती हैं। तो उन मशीन्स को यूज़ करने वाले जो लोग होते हैं, जिनको आप यूजुअली लेबर कहते हैं या फिर मशीन ऑपरेटर्स कहते हैं, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए भी हमारे पास स्टैंडर्ड्स, और हर स्टैंडर्ड के अंदर उनके एक रेगुलेशंस या आप उसको लॉज कह सकते हैं या क्लॉजेस कह सकते हैं, वो मौजूद होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एफिशिएंसी। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस या कोई भी ऑपरेशन हो रहा है प्रोडक्ट को बनाने का या उस सर्विस को डिलीवर करने का, तो उसके अंदर एफिशिएंसी को बेहतर कैसे किया जा सकता है, उन तमाम चीज़ों को भी आईएसओ स्टैंडर्ड के अंदर शामिल किया गया है। कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट 2 दिन में बना रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी इतनी बेहतर कर दी जाए कि वो कम वक्त में एक अच्छी चीज़ बन के सामने आए। तो इसी तरह से सर्विसेज में भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रस्ट अक्रॉस इंडस्ट्रीज। चूँकि आईएसओ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ग्लोबली रिकग्नाइजेबल होते हैं, यानी कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस के साथ अगर आईएसओ का स्टैंडर्ड मेंशन हुआ है तो वहाँ पर आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि आप, अगर आपको आईएसओ के बारे में पता है कि ये प्रोडक्ट आईएसओ सर्टिफाइड है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, और इसको बनाने में लोगों की जो सेफ्टी है उसका ख़ास ख्याल रखा गया था, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत अच्छी रही होगी। सो बहरहाल ये आईएसओ का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं कि वाई ऑर्गेनाइजेशंस नीड आईएसओ। एक ऑर्गेनाइजेशन को आईएसओ सर्टिफिकेशन की क्यों ज़रूरत है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक इंडिविजुअल भी आईएसओ सर्टिफिकेशंस ले सकता है, वो एलएसी बन सकता है, लीड ऑडिटर बन सकता है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस आईएसओ सर्टिफिकेशंस ले सकती हैं। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर वो आईएसओ सर्टिफाइड होती हैं तो फिर उनको क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, हलाल सर्टिफिकेशन के हवाले से हम सब जानते हैं, हम सबको पता है कि हलाल सर्टिफिकेशंस क्या होती हैं। हम जब भी किसी मॉल में जाते हैं, मार्ट में जाते हैं, हम प्रोडक्ट उठाते हैं और हम देखते हैं कि ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, तो हम देखते हैं कि ये हलाल है या नहीं। तो या तो हम उनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं, और चूंकि इंग्रेडिएंट्स के अंदर बहुत से कोड्स लिखे हुए होते हैं जो कि हमें पता नहीं होते। कोड्स लिखने का मकसद ये होता है कि वो नाम इतने लंबे होते हैं कि अगर उन तमाम कोड्स को नामों में कन्वर्ट किया जाए, उनके रियल नेम्स लिखे जाएँ, तो वो डिस्क्रिप्शन इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो पैकेजिंग के ऊपर नहीं आएगी। इस वजह से कोड्स बनाए जाते हैं। तो अब उन कोड्स का मतलब हमें नहीं पता, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उन कोड्स को गूगल करें या उसको चैटबॉट के थ्रू सर्च करें और मालूम करें कि ये क्या चीज़ है। तो हमें तसल्ली सिर्फ एक लोगो दे देती है, और वो लोगो क्या होता है, उसके ऊपर बड़ा सा हलाल सर्टिफाइड का लोगो लगा होता है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो हलाल है। तो हम आंखें बंद करके उस प्रोडक्ट को अपनी कार्ट में रखते हैं, बिल करवाते हैं, और घर लाके उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसी तरीके से बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं ऐसे जो कि सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए जाते हैं। अब चूंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ हलाल के बारे में पता है, लेकिन जो दूसरे आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में उनको नहीं पता। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मोबाइल लेते हैं और वो मोबाइल जो है वो आईएसओ 27001 सर्टिफाइड है, तो इसका मतलब वो सिक्योर डिवाइस है और आपका डेटा उसमें सिक्योर है। इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट्स हैं और भी उनके ऊपर आईएसओ स्टैंडर्ड्स लगते हैं, तो हम आगे जाके इसको फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जब भी आईएसओ स्टैंडर्ड हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं तो उससे कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। बट बात यहाँ पे वही है कि कस्टमर को जो है वो नॉलेज होनी चाहिए कि ये आईएसओ किस लिए है और इससे क्या बेनिफिट जो है वो होगा, या कंपनी का जो स्टैंडर्ड है वो कहाँ तक है। अगर ग्लोबली देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को आईएसओ के बारे में नॉलेज है। अच्छा, अब दूसरा, कस्टमर यहाँ पे सिर्फ एंड यूज़र नहीं है। अगर हम यहाँ पे B2B की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी फैक्ट्री में मोबाइल्स बना रहा हूँ और वो मोबाइल मुझे किसी दूसरी कंट्री को देने हैं, तो वो कंट्री का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूनिट है या उसकी जो गवर्नमेंट है वो उस आईएसओ स्टैंडर्ड को देखेगी, समझेगी, उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट मुझसे ख़रीदेगी। यानी कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम आता है। तो यहाँ पर कस्टमर का मतलब सिर्फ एंड कस्टमर यानी एक आम जनरल पब्लिक नहीं है सिर्फ, इसका मतलब आपका जो बायर है, इंटरनेशनल बायर है, वो भी इससे
जो है वो मुतासर होता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं मीट रेगुलेशन एंड कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने ISO सर्टिफाइड होते हैं, ISO सर्टिफिकेशन लेते हैं, तो आप रेगुलेटरी और कंप्लाइंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे होते हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद आते हैं आप इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? इंटरनेशनल एग्जीबिशंस आजकल बहुत हो रही हैं, बल्कि बहुत अरसे से हो रही हैं। उन एग्जीबिशंस में जब आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं तो आपके पास बहुत से बायर्स आते हैं जो आपके स्टॉल पे आते हैं, आपके ऑफिस में आते हैं, और वो आपके प्रोडक्ट्स को, आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, और या तो वो आपकी प्रोडक्ट को खुद सर्च करेंगे कि ये ISO सर्टिफाइड है, नहीं तो वो आपसे खुद पूछ लेंगे कि इज़ दिस प्रोडक्ट और योर सर्विस इज़ ISO सर्टिफाइड और नॉट। अगर आपका प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड नहीं होता तो वो शायद आपसे बात भी ना करें और आपके स्टॉल को छोड़ के चले जाएं। लेकिन अगर वो ISO सर्टिफाइड होता है तो उनका इंटरेस्ट एटलीस्ट डेवलप हो जाता है आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस में। उसके बाद आते हैं इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस रिस्क्स। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के को ISO सर्टिफाइड करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है और आपका जो रिस्क है वो कम से कम हो जाता है। उसकी वजह क्या है वो मैं आगे चल के आपको और ब्रीफ में बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। जब आप ISO सर्टिफाइड होते हैं तो उसमें आपको सिर्फ सर्टिफिकेशन के चार्जेस देकर सर्टिफिकेट नहीं लेना होता। आपका पहले एक ऑडिट होता है, जो LAC करने वाला जो ऑडिटर होता है, जो LAC कोर्स करता है, उसके बाद वो लीड ऑडिटर बन जाता है, और लीड ऑडिटर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके आपका ऑडिट करता है, उसकी रिपोर्ट बनाता है, उसको सबमिट करता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशंस मिलती हैं। तो जब ये ऑडिट किया जाता है तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी भी बेहतर हो जाती है और आपका जो रिस्क हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ऑडिटर्स आके ना सिर्फ आपका ऑडिट करते हैं बल्कि आपको बता भी रहे होते हैं कि आपको यहाँ पे ये गलत है और यहाँ पे ये ठीक है, तो आप उसको बाद में इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड कराने से पहले इंटरनल ऑडिटर्स, जो कि ISO के इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, उनको आप हायर कर लें ताकि आप अपनी तमाम चीज़ें ठीक कर लें और उसके बाद फिर आप उसको ISO सर्टिफाइड करवाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और रिकमेंडेड प्रोसेस भी यही रहता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पर है, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट्स आपको इससे बहुत अच्छे मिल जाते हैं अगर आप ISO सर्टिफाइड होते हैं। इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी जो है वो एक्सेस बहुत इजी हो जाती है। साथ ही साथ आपके जो टेंडर्स हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो आप जीत पाएंगे। पाकिस्तान में चूँकि अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत से इदारे जब टेंडर दे रहे होते हैं तो मेंशन करते हैं कि आपकी कंपनी ISO सर्टिफाइड होनी चाहिए ताकि जो चीज़ आप डिलीवर कर रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी। लेकिन हम ग्लोबली अगर बात करते हैं तो तकरीबन तमाम गवर्नमेंट के अंदर ये मैंडेटरी है कि अगर आप टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ISO सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। आइए सेकंड स्लाइड पे हम जाते हैं और हम डिस्कस करते हैं जो की ISO स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन कौन से। अगर हम देखें तो 2024 के हिसाब से 25,000, इसमें लिखा है 25,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए है और डिफरेंट सर्विसेज के लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल के लिए एक अलग स्टैंडर्ड्स मौजूद है, गाड़ी बनाने का एक अलग स्टैंडर्ड मौजूद है, EV का अलग स्टैंडर्ड मौजूद है, और जो सिंपल कार्स हैं, इंजन्स वाली जो कार्स होती हैं, उनका एक अलग स्टैंडर्ड मौजूद है, पंखे बनाने का अलग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बेसिकली एक अलग स्टैंडर्ड मौजूद है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अलग स्टैंडर्ड्स हैं, टेक्सटाइल के अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो हर प्रोडक्ट में, हर इंडस्ट्री में अलग अलग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन जो की 5 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हर जगह आपको मिलेंगे और बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पर इन 5 स्टैंडर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है। सबसे पहला स्टैंडर्ड आता है हमारा ISO 9001:2015। यहाँ पे 9001 जो है वो स्टैंडर्ड का नाम है, नंबर है, और 2015 का मतलब है इसको 2015 में अपडेट किया गया था। उससे पहले इसको 2018 में अपडेट किया गया था, तो इसमें आता था 9001:2018। अब यहाँ पे आता है 9001:2015 क्योंकि 2015 में इसको अपडेट किया था। नॉट सॉरी 18 में नहीं, उससे पहले इसको अपडेट किया गया था, 18 तो इसके बाद होगा। इसका नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम।
जिसको आप QMS भी कहते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट सिस्टम, नॉट एनी प्रोडक्ट, नॉट अ सर्विस। ये आपके जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये उसका स्टैंडर्ड है कि आपका ऑफिस का जो मैनेजमेंट है वो कैसी है, आप किस तरह से जो है वो अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहला और बेस स्टैंडर्ड जो है वो 9001 कहलाता है और तमाम स्टैंडर्ड्स जो है वो इसी के ऊपर बेस करते हैं। और उसके बाद फिर ये स्टैंडर्ड्स मज़ीद जो है वो इन डेप्थ जाता रहता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, और वहाँ पर फिर ये स्पेशलाइजेशंस होती चली जाती हैं। यानी अगर आपको स्टैंडर्डाइजेशन में आना है एज अ लीड ऑडिटर या आपको इसको सीखना है तो सबसे पहले आप 9001 को सीखें ताकि आप मेन जो मेजर बेस है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम उसको सीख पाएँ। और उसके बाद फिर वो ISO 22000 है, उसको हम कहते हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम FSMS। इसमें भी ISO 9001 पढ़ाया जाता है। उसके बाद फर्दर उसके अंदर स्पेशलाइजेशन फूड से रेलेवेंट ऐड की जाती है। जब हम 14001 एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम EMS की बात करते हैं तो ये भी शुरुआत जो है वो ISO से होती है। उसके बाद इसके अंदर जो है वो दूसरे जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लॉजेज हैं उसको ऐड किया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि 9001 को पहले अच्छे से समझ लें ताकि उसके बाद फिर आप अपनी इंडस्ट्री का जो स्पेशलाइज्ड ISO सर्टिफिकेट है वो आप सर्टिफिकेशन है वो आप करें ताकि फिर आप उसको मज़ीद बेहतर तरीके से कर पाएँ और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। तो जो दूसरा स्टैंडर्ड है 22000 का, ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। चाहे आपका इंस्टीट्यूट हो, चाहे आपका कोई डेयरी शॉप हो, चाहे आपका कोई फार्म हाउस हो, चाहे आपका रेस्टोरेंट हो, होटल हो, ब्रेड मेकिंग कंपनी हो, आप बिस्किट बनाते हो, आप चॉकलेट बनाते हो, आप कोई भी मतलब आप कुछ भी करते हो, आप शेफ़ हो, तो उसके लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड हमारे पास है जिसे कॉल्ड एज ISO 22000। उसके बाद आ जाता है 14001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम सबके अंदर आता है। अगर आपका बैंक है तो भी आप इसको कर सकते हैं और उससे ये पता चलता है कि आपका बैंक इन्वायरमेंट के हवाले से कितना सीरियस है। अगर आप यूनिवर्सिटी हैं, अगर आप जो है वो कोई कंसल्टेंसी फर्म है, आप गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, या आप कोई फैक्ट्री, किसी भी किस्म की फैक्ट्री जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले नाम ली हैं, अगर आप उसमें से कोई भी इंडस्ट्री में ताल्लुक़ रखते हैं तो 14001 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं ISO 45001 विच इज़ नोन एज द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम OH&SMS। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जहाँ पे लेबर वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो हर इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट लगे हुए हैं वहाँ पे इनकी ज़रूरत है। अगर कहीं पे गाड़ी बन रही है, कोई मोबाइल बन रहा है तो वहाँ पे लेबर है और मशीन्स को वो यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए है क्योंकि वहाँ पर लोगों की जो जान है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में रहती है क्योंकि वहाँ पे बहुत से बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको वो मूव करते हैं, बड़ी मशीन्स होती हैं जिससे उनको चोट लग सकती है या खुदा न खास्ता उनकी जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर ISO 45001 को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उसके बाद आ जाता है ISO 27001 विच इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISMS। ISMS इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। ये बेसिकली आपके जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, कॉल सेंटर्स हैं, उनके लिए तो है ही मैंडेटरी इस सेंस में कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, लेकिन व्हाट आई सजेस्ट कि ये होना चाहिए ताकि आपका जो डेटा है वो इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, उसको ISO 27001 सर्टिफाइड होना चाहिए, बट गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दिस। अच्छा, उसके अलावा अगर आप बात करते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस और कॉल सेंटर्स से हट के जितने भी आपके टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं जो कि आपकी सिम कार्ड्स ऑपरेट करती हैं, तो उनके लिए भी ये होना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने सिस्टम्स को जो है वो 27001 सर्टिफाइड करवाएं ताकि उनका जब ऑडिट हो और उनकी सारी चीज़ें बेहतर की जा सकें। इसी के साथ साथ जितने भी बैंक्स हैं उनको भी 27001 सर्टिफाइड होना चाहिए। ना सिर्फ उनको सर्टिफाइड होना चाहिए, उनके पास
लीड ऑडिटर्स रहने चाहिए जो हर वक्त अपने सिस्टम्स को जो है वो ऑडिट करते रहें और उसको मज़ीद बेहतर जो है वो बनाते रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक डेटा हमारा मौजूद है जिससे हमें बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हो सकता है वो हमारे बैंक्स में। इसी तरह से नादरा है, इसी तरह से जितनी भी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि डेटा लोगों का अपने पास रखती हैं, उनको 27001 सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैं वापस आता हूँ ISO 9001 हर कोई कर सकता है, उसमें और बल्कि हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो एंड एक्सेट्रा। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने आपको 5 मेजर या जो कि ISO स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में आपको बताया, और इसके अलावा और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हमारे पास जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद हम QMS 9001 को अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम बेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम स्पेशलाइजेशंस के ऊपर एक एक करके वेबिनार्स जो है वो हम करेंगे, और फिज़िकल सेशंस भी हम इंशाल्लाह करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में भी करेंगे, और उसके अलावा हम बीहाइव के हेडक्वार्टर्स में भी इसको करेंगे। अच्छा, QMS के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली क्या करता है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं कि ये क्वालिटी को जो है वो कंसिस्टेंट करने के लिए इंश्योर करता है, ताकि प्रोडक्ट और सर्विस की जो कंसिस्टेंसी, जो क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल, आज एक कंपनी है, उसने एक वाटर बॉटल बनाई और कल की जो उसकी प्रोडक्शन हुई, अब उस वाटर बॉटल का साइज़ बदल गया या उसकी क्वालिटी बदल गई, उसका जो बॉर्डर था वो थिन हो गया, कैप जो है वो छोटा हो गया, उसमें लग नहीं रहा, तो बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कंसिस्टेंसी, क्वालिटी की जो कंसिस्टेंसी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ताकि कंपनी की जो अपनी एक वैल्यू है वो ना जा सके, और प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को बिल्कुल अच्छा मिले। अगर वो प्रोडक्ट उसने 1 साल पहले ख़रीदा और वो दोबारा ख़रीद रहा है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, या एक प्रोडक्ट मेरे पास है और एक प्रोडक्ट मेरे फ्रेंड के पास है उसी कंपनी का और दोनों की क्वालिटी में फ़र्क आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को सही करने के लिए ISO 9001 स्टैंडर्ड को बनाया गया है कि किस तरह से आप अपने प्रोसेस को इंश्योर कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये आपके मैनेजमेंट के अंदर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, HR डिपार्टमेंट है जो कि अपने प्रोसेस को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करे और एक ही प्रोसेस के थ्रू सारे काम करेगा, तो क्या होगा, वो एप्लीकेशंस को सही तरीके से मॉनिटर भी कर पाएगा और सही हायरिंग भी हो पाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो QMS जो है वो क्वालिटी प्रोवाइड करता है हर लिहाज से, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पे हो, चाहे वो प्रोडक्शन लेवल पे हो, चाहे वो कस्टमर लेवल पे हो, चाहे वो बिज़नेस लेवल पे हो। उसके बाद आते हैं कि ये बेसिकली फोकस करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, एंड डेफिनेटली आपने इतनी देर से मैं आपको जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए ही है। दूसरी चीज़, ये प्रमोट करता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक प्रोसेस है, वो आप उस प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस प्रोसेस में एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, आप तीसरे स्टेप तक गए और उसमें एक प्रॉब्लम आ गया, आपने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया, वापस उसको आप वापस लेकर आए पहले स्टेप पे, और आपने ISO के अंदर उसको अपडेट कर दिया कि इस प्रोसेस को हमने ठीक कर दिया है। अब आपने दोबारा प्रोसेस स्टार्ट किया तो वो थर्ड प्रोसेस ठीक हो गया, वो आगे चल रहा है, यानी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट रहेगी आपके स्टेप्स में। अब वो 5वें प्रोसेस में पहुँच के अगर प्रॉब्लम करता है तो आप उसको ठीक करेंगे, वापस आएंगे, वो आप अपने क्लॉजेज में ऐड करेंगे, उसके बाद उस प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो अब वो दोबारा कभी वहाँ नहीं रुकेगा। ये स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाए जाते हैं कि लोग आते जाते हैं कंपनीज़ में, छोड़ के जाते जाते हैं, उससे क्या होता है, प्रोसेस आपका इफेक्ट होता है। तो आपने पहले ही एक स्टैंडर्ड बना दिया, तो जो नई मैनेजमेंट आएगी, नई लेबर आएगी, नए लोग आएंगे, वो उसी प्रोसेस के थ्रू चलते चले जाएंगे, तो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट भी रहेगी, आपका कस्टमर भी हैप्पी रहेगा, और साथ ही साथ आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो भी होती चली जाएगी। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब आप ISO सर्टिफाइड होते हैं तो आपकी जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ISO 9001 के टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं, और इन 7 प्रिंसिपल्स को हम अपने फर्दर कोर्स के अंदर जो है वो बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको उसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इन 7 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो कस्टमर फोकस, जो आपका जो ISO 9001 है, सबसे पहला उसका जो प्रिंसिपल है वो कस्टमर फोकस्ड है, यानी कि आपके कस्टमर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, चाहे आप सर्विस दे रहे हों, चाहे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऑल दैट। अच्छा, उसके बाद जाते हैं लीडरशिप, कि आपकी जो ऑफिस की लीडरशिप है, जो आपकी मैनेजमेंट की लीडरशिप है, उसको आप किस तरह से लेकर चलते हैं। उसके बाद जाते हैं इंगेजमेंट ऑफ पीपल, उसके बाद है प्रोसेस अप्रोच,
प्रोसेस को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से चलाते हैं, ऑल दैट। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हम बहुत ब्रीफली सीखेंगे। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग के अंदर हम क्रिटिकल थिंकिंग भी सीख रहे होंगे, डिसीजन मेकिंग भी सीख रहे होंगे, पूरे प्रोसेस को हम सीख रहे होंगे और टीम वर्क को हम सीख रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी आउट ऑफ दिस और शामिल हैं। उसके बाद आते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये 7 प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डीपली इसके अंदर इंटीग्रेट होते हैं और इसको इंशाल्लाह हम कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं हु नीड्स ISO 9001 सर्टिफिकेशन। किसको चाहिए होता है, किसकी रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट है जिसमें सारे सेक्टर्स हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, चाहे आप फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं, आप दवाइयाँ बनाते हैं, चाहे आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे आप कोई फूड की प्रोडक्शन करते हो, प्रोसेस फूड बनाते हो, चाहे उसमें मसाले हों, चाहे उसमें और कोई ऐसी चीज़ हो, आप चिप्स बनाते हो, आप बिस्किट्स बनाते हो, आपको इसकी ज़रूरत है। आप सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप IT कंपनी हैं, आप कंसल्टेंसी कंपनी हैं, आप कोई गवर्नमेंट के इदारा है आपका, उसके अलावा आप एजुकेशन से ताल्लुक़ है, आपका इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, कोचिंग सेंटर है, व्हाटएवर, आपका NGO है, या आपका जो कॉर्पोरेट, आप मतलब कोई भी आपका बिजनेस हो कॉर्पोरेट लेवल पे, तो आपको ISO सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। और ये एक इंटरनेशनल पासपोर्ट है जिसकी बेस पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम पाकिस्तान में कंपटीशन की बात करें तो पाकिस्तान में इसका बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है और इसमें इस वक्त आप विन विन कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस लेके जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त इसका बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है, लेकिन जिस दिन आ गया उस दिन कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा। तो वी रिकमेंड कि आप जितना जल्दी अपने आप को ISO सर्टिफाइड करते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि जब दूसरे लोग ISO सर्टिफिकेशन 9001 की तरफ आ रहे होंगे तो फिर आप 2-3 सर्टिफिकेशंस और लेके बैठे होंगे, तो आप वैसे भी उनसे कंपटीशन में आगे ही हो जाएंगे। तो सर्टिफिकेशन जितनी ज़्यादा होंगी, आपके जो प्रोडक्ट की रिकग्निशन है उतनी ज़्यादा हो जाती है। पाकिस्तान में अमूमन एक रुझान देखा गया है कि अवार्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हम उन अवार्ड्स को जो है अपनी वेबसाइट पे और अपने ऑफिस में मेंशन करते हैं कि हमें ये अवार्ड मिला, हमें ये अवार्ड मिला, ये अवार्ड मिला। वो बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन अवार्ड को ख़रीदा भी जाता है, अवार्ड को जो है वो स्पॉन्सर भी किया जा रहा होता है और उसकी कोई इंटरनेशनल लेवल पे वर्थ नहीं होती। लेकिन अगर हम उसकी जगह ISO सर्टिफिकेशंस लेते हैं तो आपकी इंटरनेशनल वर्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप फ़ख्र से अपनी हर जगह पे, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ऑफिस की वॉल पे, हर जगह आप उसको रख सकते हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा जो है वो इंडिविजुअल्स को जो है इसकी बहुत ज़रूरत रहती है, जैसे कि क्वालिटी मैनेजर्स जो होते हैं ऑफिस के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर, जो कि क्वालिटी को श्योर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल के अंदर एक क्वालिटी सुपरवाइज़र होता है जो कि वो देखता है कि तमाम प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है, किसी प्रोडक्ट का धागा तो नहीं निकल रहा, किसी में जो है कलर फेड तो नहीं हो रहा। उनको कहते हैं क्वालिटी मैनेजर्स। तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एज अ क्वालिटी मैनेजर किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर आप ISO सर्टिफाइड हैं तो आपको हाथ के हाथ रखा जाएगा और आपकी सैलरी एक आम क्वालिटी मैनेजर से कई ज़्यादा होगी। उसके बाद आ जाते हैं ऑडिटर्स। अगर आप उस रेलेवेंट डिपार्टमेंट के ऑडिटर बनना चाहते हैं तो फिर भी आप ये कोर्स कर सकते हैं और ऑडिटर की आपको वैल्यू और सैलरी का अंदाज़ा होगा। अगर आपको नहीं है तो आप गूगल जाएं, वहाँ जाके लिखें ISO 9001 ऑडिटर सैलरी या फिर उनसे रेलेवेंट जॉब्स, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा जॉब्स हैं और उनकी सैलरीज़ कितनी ज़्यादा हैं। उसके अलावा आप अगर कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या आप ऑलरेडी कंसल्टेंट हैं और आप अब ऑडिट भी करना चाहते हैं और ISO की कंसल्टेंसी देना चाहते हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और जॉब होती है कंप्लाइंस ऑफिसर्स। तो अगर आप ऑलरेडी कंप्लाइंस ऑफिसर हैं और आप ISO 9001 कर लेते हैं तो आपकी फौरी तौर पे इंक्रीमेंट हो जाएगी। और अगर आप कंप्लाइंट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो फिर आप एक कोर्स करके कंप्लाइंट ऑफिसर जो है वो बन सकते हैं। अब थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं तो इसमें करियर पाथ्स कौन कौन से। करियर पाथ्स में सबसे पहले तो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर है, यानी कि आप इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर बन सकते हैं। यानी आप अगर ISO सर्टिफाइड हो जाते हैं, लीड ऑडिटर बन जाते हैं, तो आपको एज एन इंटरनल ऑडिटर या आपको एक्सटर्नल ऑडिटर रखा जा सकता है। अगर आप नॉन एक्रेडिटेड करते हैं तो आप इंटरनल ऑडिटर बनेंगे सिर्फ, और अगर आप एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन लेते हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ऑडिटर बन सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप ISO कंसल्टेंट बन सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल कोई कंपनी जो है वो ISO सर्टिफिकेशन लेना चाह रही है
तो आप पहले उनको अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें, आप उनके ऑफिस में जाएं, आप उनके प्रोसेस को देखें, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप उसको आइडेंटिफाई करें और उनको बताएं ये रिपोर्ट निकली है और आप पहले इन चीज़ों को ठीक करें, उसके बाद आप अप्लाई करें। तो ऐसी कंपनी जो कि ISO सर्टिफाइड होना चाहती हैं वो ISO की पहले कंसल्टेंसी लेती है कि आया हम लोग अभी इस काबिल हैं कि हम सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपका ऑडिट हुआ और आप फेल हो गए तो डेफिनेटली आपका एक जो क्राइटेरिया, एक आपका जो क्रेडिबिलिटी है वो वहाँ पे मुतासर हो जाएगी। तो आप ISO कंसल्टेंट बन सकते हैं। उसके बाद आप कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजर बन सकते हैं किसी भी कंपनीज के अंदर। उसके अलावा आप ISO ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इन चारों चीज़ों में इन हूँ और मैं ये चारों चीज़ें कर रहा हूँ। मैं इंटरनल ऑडिटर भी हूँ, एक्सटर्नल ऑडिटर मैंने अभी शुरू नहीं किया, बट इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं वो शुरू करने वाला हूँ। और उसके अलावा हम ISO कंसल्टेंट्स की बात करते हैं तो आई डू कंसल्टेंसी एज वेल, कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट अभी आई एम डूइंग एज वेल, और ISO का जो ट्रेनर हूँ वो भी मैं इस वक्त मौजूद। तो बेसिकली सारी चीज़ें आप एक साथ भी कर सकते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता कर, आपका एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, आप ऑटोमेटिकली इन तमाम चीज़ों के अंदर इन होते चले जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं करियर मोबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है इसमें। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी इंडस्ट्री से हैं तो आप किसी भी दूसरी इंडस्ट्री के रेलेवेंट डिपार्टमेंट में जाके ऑडिटर बन सकते हैं या कंसल्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ताल्लुक IT से है और आप IT के ऑडिटर बन गए, तो अब आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम नहीं करना चाहते लेकिन आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के IT डिपार्टमेंट के ऑडिटर बन सकते हैं। आप किसी फूड इंडस्ट्री में आप जाके किसी भी इंडस्ट्री के फूड इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में जाके आप IT ऑडिटर बन सकते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के IT डिपार्टमेंट के आप ऑडिटर बन सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो क्रॉस कर सकते हैं और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में जाके रेलेवेंट फील्ड के अंदर आप ऑडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ग्लोबल डिमांड फॉर ISO सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। ग्लोबली इनकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है क्योंकि ISO स्टैंडर्ड्स बहुत सारे मौजूद हैं, बहुत तेज़ी से आते जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से अपडेट भी होते जा रहे हैं, और उसके साथ साथ अब ग्लोबली इसकी जो एक रिकग्निशन है उसके साथ साथ इसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से लीड ऑडिटर्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। स्पेशली अगर हम उन कंट्रीज़ की बात करें जो कि इस वक्त बहुत आगे हैं, जिसमें आप सर-ए-फ़हरिस्त UAE को ले सकते हैं, दुबई को ले सकते हैं आप, तो वहाँ पर जो है इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा और इनकी सैलरीज़ बहुत हाई हैं। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि लीड ऑडिटर कोर्स जो है बेसिकली होता क्या है और इसका प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली LAC जो है वो 5 डेज़ का इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि ऑलमोस्ट 40 घंटों पे मुश्तमिल होता है। ये पूरे 5 दिन का प्रोग्राम है। अगर मंडे को शुरू होगा तो ये फ्राइडे में ख़त्म होगा, तो ये इस तरह से होता है। तो ये जब भी शुरू होगा, ये बीच में गैप्स नहीं आते, ये पूरे 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसके अंदर आपको पूरी प्लानिंग सिखाई जाती है और जो ऑडिट की जो रिपोर्टिंग है वो सिखाई जाती है कि उसकी रिपोर्ट कैसे बनाएं, उसको कंडक्ट कैसे करना है ऑडिट को, और इसके साथ साथ जो उसमें जितनी भी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर चीज़ें आती हैं, KPIs बनाना और उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको कैसे फॉलो किया जाता है और क्लॉजेस जो हैं वो कौन कौन से इसमें मौजूद हैं, वो सारा कुछ इसमें पढ़ाया जाता है। अच्छा, अब व्हाट यू कैन डू आफ्टर LAC। LAC के बाद आप क्या करते हैं, आप सर्टिफाइड लीड ऑडिटर बन जाते हैं। आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्टी ऑडिट कर सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं और इंटरनेशनल करियर कंप्लायंस ऑडिटिंग में आप जा सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, अब ISO सर्टिफिकेशंस अगर आप एक्रेडिटेड करना चाहते हैं तो ये टुवनोड कंपनी, जिसका लोगो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, ये टुवनोड कंपनी जो कि जर्मनी की इंटरनेशनली सर्टिफाइड कंपनी है, जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, और ये IRCA सर्टिफिकेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करती हैं। तो आप अगर टुवनोड से करते हैं तो फिर आप एक्रेडिटेड सर्टिफाइड LAC कोर्स करने के बाद लीड ऑडिटर बन जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड में क्या फ़र्क है। होते दोनों 5-5 दिन के हैं, होता दोनों में एग्ज़ाम है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक्रेडिटेड में जाएंगे तो आपको टुवनोड का सर्टिफिकेट मिलता है जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। अगर आप नॉन एक्रेडिटेड में जाते हैं, ये कोई भी करा सकता है। Beehive कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड इसको करवा रही है विद कोलैबोरेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी दिस सेशन ओनली। Beehive ऑलरेडी इसको करवाती रही है, लेकिन ये ख़ास सेशन जो आज हमने प्लान किया है, इसकी जो भी इनरोलमेंट्स होगी वो कोलैबोरेशन में होगी Beehive कंसल्टेंट्स, CIT सेंटर इस्लामाबाद और मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की, और उसके बाद फिर आप को सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। तो नॉन एक्रेडिटेड और एक्रेडिटेड में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होता है और ये जो है वो
नेशनल लेवल पे आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, वाई यू चूज़ अस बेसिकली, तो अगर हम बात करते हैं कि आप हमसे ये क्यों करवाएं, तो इसमें बेनिफिट ये है कि वी डू प्रोवाइड बोथ। हम एक्रेडिटेड भी देते हैं और आपको नॉन एक्रेडिटेड भी देते हैं। जैसा कि मैंने आपको इनिशियली अपनी डेजिग्नेशन भी बताई थी कि आई एम द CEO ऑफ Beehive एज वेल एंड आई एम द हेड ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ टीकट पाकिस्तान, जो कि कॉर्पोरेशन पार्टनर ऑफ टूबनोड है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आप हमसे एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो भी हम अवेलेबल हैं, अगर आप नॉन एक्रेडिटेड करना चाहते हैं तो भी हम आपके पास अवेलेबल हैं। बट व्हाट वी रिकमेंड इज़ कि आप पहले नॉन एक्रेडिटेशन की तरफ जाएं ताकि आप इस सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँ, इसकी ऑडिटिंग के ऊपर प्रैक्टिस कर पाएँ, इसके नोट्स बनाएं और उसके बाद फिर आप एक्रेडिटेड की तरफ जाएं ताकि वहाँ आप पहले ही अटैम्प्ट में उसको एग्ज़ाम को पास भी करें और आपके लिए वो बहुत आसान हो जाए। और आप जब उसके बाद फौरी तौर पे इंटरनेशनल ऑडिट या इंटरनेशनल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें और आपको किसी किस्म की प्रैक्टिस की ज़रूरत ना हो। सो व्हाट वी से इज़ कि अगर आप आज प्लान करते हैं और आज एक कोर्स नॉन एक्रेडिटेड कोर्स में इनरोल होते हैं तो उसके बाद आप 1 महीने तक इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और उसके बाद रिपोर्ट्स बनाएं, नोट्स बनाएं, आप मेंटोरशिप लें, कंसल्टेंसी लें उन लोगों की जो ऑलरेडी लीड ऑडिटर्स हैं और 1 महीने के बाद आप दोबारा अप्लाई कर दें एक्रेडिटेड के लिए और वहाँ से फिर आप अपने करियर को ऑफिशियली प्रोफेशनली स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अफोर्डेबल ट्रेनिंग कोर्सेज मौजूद हैं स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए, जो कि नॉन एक्रेडिटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, जो कि आपके फाउंडेशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। आपकी जो लर्निंग फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप एक्रेडिटेड कोर्स के पास जाते हैं तो दोनों चीज़ें आपको हमारे पास अवेलेबल होंगी। पाथवेज क्या होगा वो यहाँ पे ऑलरेडी मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपको हमारी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क मिलेगा जिसके अंदर आप बहुत सी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, लोग आपसे शेयर कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल मिलेगा जो कि लाइफ टाइम आपके लिए अवेलेबल होगा, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। जैसे आज का ये एक छोटा सा लेक्चर हमने बनाया तो ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स थे जो हमने क्लासेस के अंदर दिए थे, जो कि ऑफिशियल कोर्स के लेक्चर्स हैं, वो सारे आपको अवेलेबल होंगे। उसके साथ ही साथ पीडीएफ्स आपके पास होंगी, नोट्स आपके पास होंगे, जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते हैं। ये रियल ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लीड ऑडिटर्स हैं वो जाते हैं कंपनीज़ के ऑडिट करते हैं ताकि उनको इंटरनेशनली सर्टिफाइड कराया जा सके और वो ऑडिट रिपोर्ट जो है विदाउट देयर नेम्स एंड एड्रेसेस, ताकि उनकी प्राइवेसी को भी सिक्योर किया जा सके, उसको सैंपल के तौर पे हम लोग अपने पोर्टल पे अपलोड करते हैं और उसमें किसी कस्टमर का डेटा, कोई कंपनी का डेटा कुछ नहीं होता, सिर्फ उसमें नंबर्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन रिपोर्ट्स के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर पाते हैं और अगर उसमें उनको कोई क्वेश्चन होता है तो हमारे मेंटोर्स भी अवेलेबल होते हैं कि उनको उसमें हेल्प आउट कर सकें। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो अगर आप ISO के अंदर आते हैं तो यू विल बिकम अ मार्केट लीडर। ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी इस वक्त कोई कंपटीशन नहीं है, तो आप मार्केट लीडर की हैसियत से जो है वो आ सकते हैं और इसके अंदर अपना एक जो है वो करियर जो है बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। फिर हम आते हैं ग्लोबल एक्सपेंशन में, तो आप ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं हम दोनों के लिए कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल के लिए भी कर रहे हैं जो LAC कोर्स करता है, या हम उन ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर रहे हैं जो कि ISO सर्टिफाइड होना चाहती हैं। उसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो डेफिनेटली ISO 9001 के अंदर बहुत सी ऐसे क्लॉजेस मौजूद हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी को भी जो है वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ, जिसमें R&D जो हमने पहले भी बात बताई थी, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की जब बात होती है तो वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस हो रहे होते हैं जिसके ऊपर हम डे बाय डे काम करते हैं और डेली इम्प्रूवमेंट्स लेके आते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अपने कोर्स के हवाले से। ISO 9001 2015 का जो अवेयरनेस कोर्स है जिसमें LAC की प्रैक्टिसेस भी मौजूद हैं, यानी ऑडिटिंग की प्रैक्टिसेस भी मौजूद है, वो ऑलरेडी Beehive कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बहुत अरसे से 45,000 का कोर्स करवाती रही है, लेकिन हमने लिमिटेड टाइम के लिए सिर्फ इस बैच को डिस्काउंट दिया है जो कि सिर्फ 12,000 रुपीज़ का ये पैकेज है और 12,000 के अंदर आपको
पूरे 1 मंथ की ट्रेनिंग मिलेगी जी। ये पूरा 1 मंथ प्रोग्राम है और इसके अंदर ये 5 मंथ प्रोग्राम नहीं, 5 डेज़ प्रोग्राम नहीं है, पूरा 1 मंथ प्रोग्राम है, जिसके अंदर फ्राइडे टू फ्राइडे, ओनली फ्राइडेज जो है वो 4 सेशंस आपके होंगे 3 to 4:30, जिसमें आपको इसके बारे में 1-to-1 लाइव सेशन में पढ़ाया जाएगा, जो कि लाइव इंटरेक्टिव सेशन होगा। और उसके अलावा ये 4 वीक्स तक ये क्लासेस होंगी, यानी 4 क्लासेस होंगी आपकी उर्दू में, ये उर्दू लैंग्वेज में ये पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश भी हमारे पास अवेलेबल है, इफ़ यू वांट टू लर्न इन इंग्लिश, तो इंग्लिश सेशंस भी हमारे पास हैं। ये ऑनलाइन होगा प्लस एलिमेंट्स होगा, और इसके साथ साथ 12 आवर्स की प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मौजूद है। यानी फ्राइडे को आपकी एक क्लास होगी और नेक्स्ट फ्राइडे के बीच में आपको कुछ लेक्चर्स दिए जाएंगे जिसको आपने स्टडी करना है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर हम और आगे बढ़ेंगे। तो ये 1 मंथ के अंदर इसको इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि आपका जो लर्निंग है वो बहुत इजी बनाया जा सके और आप इन डेप्थ उन चीज़ों को पढ़ सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें, और आपको एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में कंटेंट और इतना टाइम दिया जा सके कि आप अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करें और आप अगली क्लास में उनको अपने इंस्ट्रक्टर के साथ डिस्कस कर सकें और आप मज़ीद बेहतर तरीके से इसको परफॉर्म कर सकें। तो ये जो बैच हमारा स्पेशली तैयार हुआ है, ये कोलैबोरेशन से तैयार हुआ है बीहाइव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, CIT सेंटर्स इस्लामाबाद और मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के साथ। और जो इसमें सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो इसमें एक बेनिफिट आपको डिस्काउंट मिल रहा है 12,000 रुपीज़ में आपको कोर्स में, वो तो एक अलग बात है। जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के साथ भी मिलेगा, जो कि HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है कराची में, मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी इन कराची। तो ये आपकी सर्टिफिकेशन की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देगा। अच्छा, उसके बाद ये मैं आपको बताता चलूँ, ये 12 घंटे का पूरा प्री रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे और 4 क्लासेस होंगी 1.5 घंटे की। उसकी इनरोलमेंट्स के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर और ईमेल्स पे रब्ता कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर 2025 से। इसके अंदर हमने 6 मॉड्यूल्स बनाए हैं। पहला मॉड्यूल हमने बनाया है इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल्स, जिसके अंदर हम आपको इस पूरे ISO 9001 की कंप्लीट इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें हम 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हमने पहले डिस्कस किए थे अभी इसी सेक्शन में, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हिस्ट्री और एवोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे ISO स्टैंडर्ड्स की 9001 की, ताकि हमें ये पता चल सके ये कहाँ से शुरू हुआ था, इसमें कितनी चेंजेस आई, कितने क्लॉजेज ऐड किए गए, कब कब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की गई, ताकि हमें ये पता चलता जाएगा कि हिस्ट्री में क्या होता रहा है और आगे जाके ये किस तरह से मज़ीद बेहतर हो सकता है। और इसी के साथ साथ जो इसका प्रोसेस अप्रोच है वो हम सीखेंगे। मॉड्यूल 2 के अंदर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, और मॉड्यूल 3 के अंदर हम लीडरशिप और कमिटमेंट के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट क्या होगी, इसमें टीम वर्क क्या होता है और डिसीजन मेकिंग एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। मॉड्यूल 4 के अंदर हम प्लानिंग के बारे में सीखेंगे, जिसके अंदर हम रिस्क को कम करने की प्लानिंग करेंगे। उसके अलावा और भी जो भी इसमें चीज़ें आएंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 5 के अंदर हम सपोर्ट की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस। अच्छा, ये 6 मॉड्यूल पे मुश्तमिल ये पूरा हमारा कोर्स रहेगा, और उसके बाद हम लोग जो है वो आपको एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम के बाद आपकी सर्टिफिकेशंस आपको मिलेंगी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई होप आप लोगों ने आज के सेशन को एंजॉय भी किया होगा और आपको काफ़ी हद तक ISO 9001 की नॉलेज भी हो गई होगी कि ISO 9001 बेसिकली ISO इटसेल्फ क्या है, 9001 क्या है और इसके क्या बेनिफिट है, और आप किस तरह से अपने बिज़नेस को इन्हांस कर सकते हैं, या आप इंडिविजुअल हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आप अपने करियर को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए हुए ईमेल ID या मोबाइल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं, और आप टाइम लेके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आपके साथ आपके लिए ऑलवेज़ अवेलेबल है। अगर आप डायरेक्ट ट्रेनर के साथ बात करना चाहते हैं बिफोर इनरोलमेंट तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि 5 तारीख को हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, और ये जो ऑफ़र है हमारी वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी बैच के लिए है, और जो रेगुलर क्लासेस के हमारे जो कोर्स फ़ीस है वो हमारी 45,000 है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि जो ये नॉन एक्रेडिटेड कोर्सेज़ के बारे में बताया, अगर आप लोग एक्रेडिटेड कोर्स करना चाहते हैं हमसे यानी कि टू नोट से, तो फिर उसके जो इस वक्त चार्जेस पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, चाहे आप हमसे करें या चाहे किसी और से करें, कोई और भी अगर कर रहा होगा तो वो भी किसी ना किसी ट्रेनिंग बॉडी के साथ एफिलिएटेड होगा, बट वी आर नॉट एफिलिएटेड। हम आपको डायरेक्ट टू नोट से
जो है वो सर्टिफाइड करवाएंगे। तो हम लोग किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं आ रहे। तो उसके जो चार्जेस हैं जो कि एक्रेडिटेड कोर्सेज़ के हैं वो 85 to 90,000 के करीब आपको मिलेंगे। ये ऑनलाइन होगा, और अगर आप इसके फ़िज़िकल यानी कि ऑन साइट ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 1,10,000 से 1,25,000 के बीच में होगा। इट डिपेंड्स कि वो ट्रेनिंग सेशन हो कहाँ रहा है। अगर वो होटल में हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है, तो डेफिनेटली उसकी जो ओवरहेड्स होते हैं वो फिर कैलकुलेट किए जाते हैं, और फिर ट्रेनर की कॉस्ट भी ऐड उसमें की जाती है। अगर ट्रेनर जो है वो आपके पास आ रहा है तो जाहिर सी बात है। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉन एक्रेडिटेड इट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू इफ़ यू आर एंटरिंग इन दिस फील्ड, और अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो फिर आप डायरेक्टली एक्रेडिटेड की तरफ जाएं, जिसकी भी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर आप दोनों करना चाहते हैं, दोनों में से एक करना चाहते हैं, पहले आप एक्रेडिटेड करें, नॉन एक्रेडिटेड करें, इट्स टोटली अप टू यू, और उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे ISO के हवाले से। साइनिंग आउट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।